हाय दोस्तों। अभी तक हम लोग बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन पे बात कर रहे थे और उसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडिंग में किस तरह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के हमने एक्सप्रेशंस देखे कि शॉर्ट पिचिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में क्या होता है, फिर हार्मोनिक्स के लिए क्या होता है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हार्मोनिक्स को लेकर के ही। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था हार्मोनिक्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एक बार। तो अब कुछ अगले वीडियोस के अंदर और इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ हार्मोनिक्स पे अपना फोकस रखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, हार्मोनिक्स इन सिंक्रोनस मशीन। ठीक है भाई। अब देखो सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन के जो हार्मोनिक्स होते हैं ना, वो काफी सिमिलर होते हैं। सिमिलर एज इन उनका नेचर सेम होता है, उनका ऑर्डर सेम होता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि जब हार्मोनिक्स की बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ हम इंडक्शन के हार्मोनिक्स पे भी डिस्कस कर लेंगे और ये भी देख लेंगे कॉमन चीजें क्या होती हैं सिंक्रोनस और इंडक्शन के हार्मोनिक्स में और डिफरेंसेस कहां पे लाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों मशीन के हार्मोनिक्स में आपको अगले कुछ वीडियोस के अंदर ही कवर करा दूंगा। तो ध्यान देना इस चीज पे कि इंडक्शन में भी उस चीज को कैरी कर लेना। ऐसा मत रखना कि ये सिंक्रोनस में तो इंडक्शन में अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और क्या उनके अंदर कॉमन है। अब देखो जब हार्मोनिक्स की बात करते हैं ना तो अलग अलग तरह के हार्मोनिक्स होते हैं। अलग तरह के क्यों होते हैं, अलग अलग रीजन से बनते हैं। ठीक है, अब रीजन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला टाइप का हार्मोनिक जो हम कवर करेंगे वो होगा स्पेस हार्मोनिक। दूसरा हार्मोनिक जो हम कवर करेंगे वो होगा टाइम हार्मोनिक। और तीसरा जो कवर करेंगे दैट विल बी स्लॉट हार्मोनिक। अब ये अलग अलग रीजन से फॉर्म हुए हैं कि स्पेस हार्मोनिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से हुआ, टाइम हार्मोनिक सप्लाई से हुआ, स्लॉट हार्मोनिक एयर गैप से हुआ। तो रीजंस अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से हार्मोनिक्स को डिवाइड कर लेते हैं। अब दिमाग में ये आता है, देखो हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी हार्मोनिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। फिर से मेरा वही क्वेश्चन है कि हार्मोनिक्स होते क्या हैं। तो तुम क्या कहोगे कि भाई हार्मोनिक्स क्या होते हैं कि जब भी कोई नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आती है और वो पीरियोडिक होती है तब हम उसको फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो भी टर्म्स फंडामेंटल के मल्टीपल में बनते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, हार्मोनिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई भी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन की फोरियर सीरीज में जो भी टर्म्स फंडामेंटल के मल्टीपल में बने दे आर सेड टू बी हार्मोनिक्स। यानी ये गारंटी है कि हार्मोनिक कोई भी हो, स्लॉट टाइम स्पेस, वो बनेगा नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म से ही। और हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर ये भी बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। उसके लिए हम अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं लेकिन फिर भी प्योरली साइनोसॉइडल वेव नहीं बन सकती। तो इस लेक्चर के अंदर मेरा ये टारगेट है कि पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपसे स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। अब देखो स्पेस हार्मोनिक भी ना दोनों मशीन के अंदर पढ़े जाते हैं, इंडक्शन और तुम्हारा सिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस के बारे में बात कर रहे हैं और बाद में हम इंडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग कहां से करेंगे कि स्पेस हार्मोनिक सिंक्रोनस मशीन में कैसे आते हैं। अब देखो क्या होता है कि सिंक्रोनस मशीन का ये स्टेटर बना लेता हूं। अभी मैं इसके अंदर स्लॉट्स नहीं दिखा रहा हूं, मान लो ये स्टेटर है। अब ये यहां पे मान लो हमारा रोटर है। ज्यादा पोल नहीं, दो ही पोल्स मान लो। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि जो रोटर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिससे कि ईएमएफ किसमें इंड्यूस होता है, स्टेटर में या आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। अब यहां हम स्पेस एंगल डिफाइन कर देते थे जो कि पहले भी कई बार किया है। इसको मैं जीरो एंगल बोलता हूं, इसको 90 डिग्री, इसको 180 और इसको भाई 270। अब मैं क्या जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के अंडर में मैक्सिमम होती है और पोल्स के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत कहां से करता हूं, थीटा इक्वल टू जीरो से, जो कि पोल्स के परपेंडिकुलर है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत जीरो वैल्यू से होगी। बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है।
अब देखो हम लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स डेंसिटी की शेप क्या होगी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है पोल की शेप पे। मैंने आपको स्टैंडर्ड दो शेप बताई थी पोल की, एक तो शैमफर्ड और एक आर्क शेप्ड। डीसी मशीन में मैंने बोला था आर्क शेप्ड पोल का यूज करते हैं जिससे कि फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी बनती है, और एसी मशीन में शैमफर्ड पोल का यूज करते हैं जिससे कि साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी बनती है। लेकिन शैमफर्ड में भी अगर एयर गैप सेक थीटा की तरह वेरी करे या 1/cos थीटा की तरह वेरी करे तभी परफेक्ट साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी आ पाएगी। तो हम क्या कहते हैं, फॉर साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी, फॉर साइनोसॉइडल बी एयर गैप शुड वेरी इनवर्सली विद cos थीटा। ठीक है, थीटा या cos अल्फा कह दो, अल्फा, अल्फा इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ पोल। ठीक है, लेकिन एकदम ना परफेक्ट एयर गैप वेरिएशन पाना या एयर गैप वेरिएशन बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल सेक अल्फा की तरह या 1/cos अल्फा की तरह एयर गैप वेरी हो जाए, यानी परफेक्ट साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी नहीं बन पाएगी। और फ्लक्स डेंसिटी का वेरिएशन थीटा के अगेंस्ट होता है, इसी वजह से फ्लक्स डेंसिटी में जो हार्मोनिक्स आते हैं दे आर सेड टू बी स्पेस हार्मोनिक। तो एक पॉइंट ये लिखना, since the variation of air gap perfectly with space angle is not possible, the flux density generated by rotor pole will not be pure sinusoidal and hence it will contain harmonics। ठीक है, it will contain harmonics। अब इसलिए क्या होता है, देखो जो फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म बनती है प्रैक्टिकली वो फ्लैट टॉप्ड बन जाती है। अब अगर ये फ्लैट टॉप्ड बन जाती है, साइनोसॉइडल नहीं आ पाती है, तो हम बोल रहे हैं ये कुछ ऐसी बन जाएगी। देखो नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मान लिया, साउथ को नेगेटिव। ये चीज मैं ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं आपको जब मैंने ईएमएफ के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ऐसी फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगी। अब ये क्या है, ये नॉन साइनोसॉइडल है लेकिन पीरियोडिक जरूर है, बट पीरियोडिक। अगर पीरियोडिक है तो ये किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज। लेकिन साथ साथ ये देखो कि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आइडेंटिकल हैं, जिस वजह से ये है हाफ वेव सिमेट्रिक। और अगर ये हाफ वेव सिमेट्रिक है इट मींस इसके अंदर सिर्फ होंगे ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, अगर सिर्फ इसके अंदर ऑड हार्मोनिक्स आने वाले हैं तो इसकी फोरियर सीरीज कैसी होगी, B1 साइन थीटा ये हो गया फंडामेंटल, B3 साइन 3 थीटा ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, B5 साइन 5 थीटा ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन। तो अगर इसके अंदर मैं ड्रॉ करता हूं फंडामेंटल और बाकी के हार्मोनिक्स तो होगा क्या, ये तो हो गया अपना फंडामेंटल, ऐसे ही इसके अंदर आ जाएगा हमारा थर्ड हार्मोनिक, इस टाइप से आ गया थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ऐसे ही होंगे फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक। लेकिन होता क्या है कि हम लोग मेजरली थर्ड हार्मोनिक के बारे में क्यों बात करते हैं, ये चीज मैंने ट्रांसफॉर्मर में भी बोला था, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक मोस्ट डोमिनेंट है। रीजन कि जैसे जैसे हार्मोनिक का ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड गिरने लगता है, तो मोस्ट डोमिनेंट हो जाता है लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक यानी कि
थर्ड हार्मोनिक। तो बाकी सभी हार्मोनिक से सबसे बड़ा हार्मोनिक हमारा थर्ड हार्मोनिक रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फोरियर सीरीज में टूट जाएगा। अब बात ये आती है कि चलो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में तो हार्मोनिक्स हैं, इससे हमें दिक्कत क्या है या हम क्यों पढ़ें? एक चीज सोच के देखो ना, दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, इससे दिक्कत क्या आएगी जनरेटर के अंदर। देखो ये तो पक्का हार्मोनिक से फायदा नहीं होने वाला, ऐसा कोई सिस्टम ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं जहां हार्मोनिक से फायदा हो। अब वो अलग बात है कि एक छोटा सा इसका एग्जांपल हो जाता है डीसी मशीन, क्योंकि वहां फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी डिजायरेबल होती है, तो वहां तुम कह सकते हो भाई हार्मोनिक्स डिजायरेबल है, क्योंकि साइनोसॉइडल वहां अनडिजायरेबल है। लेकिन वैसे इन जनरल क्या होता है कि हार्मोनिक्स के डिसएडवांटेजेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एडवांटेज। तो अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में, क्या क्वेश्चन आता है बताओ? क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हार्मोनिक्स पढ़ रहे हैं, या ये हमारे को परेशान कैसे करने वाला है, कैसे ये दिक्कत पैदा सिस्टम के अंदर कर रहा है। अब इसके लिए मैं वापस एक बेसिक प्रिंसिपल पे जाता हूं जो कि मैं पहले बता चुका हूं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जो फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म होती है, सेम वेवफॉर्म ईएमएफ की भी होती है, बट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो चाहे तो इसके नीचे एक पॉइंट ये लिख लो, दोबारे से ब्रैकेट करके लिखना, उसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। द वेवफॉर्म ऑफ फ्लक्स डेंसिटी is same as the waveform of induced EMF but with omega t। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी का वेरिएशन तो थीटा के साथ है, सेम वेरिएशन ईएमएफ का होगा, लेकिन किसके साथ? ओमेगा टी के साथ। अगर ऐसा हो गया भाई, अगर ऐसा हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि जो मेरे पास ईएमएफ बनने वाला है किसके अगेंस्ट? ओमेगा टी के अगेंस्ट, उसकी वेवफॉर्म भी कैसी आने वाली है? फ्लैट टॉप्ड। ठीक है, ये भी बनने वाला है हमारे पास फ्लैट टॉप्ड। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि कॉइल जीरो से ही शुरू हो रही है, मैंने बताया था ना कॉइल जहां से शुरू होती है उसी हिसाब से वेवफॉर्म लिखी जाती है, ये ए और ये ए डैश। ठीक है, अगर कॉइल थोड़ी आगे रखी होती थीटा की टर्म्स में तो आगे से ग्राफ शुरू करते, और कॉइल जीरो पे रखी है तो जीरो से ग्राफ शुरू करोगे। और ऐसा ग्राफ आने का मतलब है कि इसके अंदर भी क्या बन रहे हैं? हार्मोनिक्स। तो इसके अंदर भी भाई एक फंडामेंटल आ गया अपना। दोनों ग्राफ का देखो शेप सेम होगा, ऐसा मत सोचना कि हाइट भी सेम रहेगी। और ज्यादा दिमाग लगा करके ना ऐसा मत कर देना कि ये जो रेड और ग्रीन वाले कर्व हैं इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ दिखा दो। ये ईएमएफ है, फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, तो नॉर्थ साउथ नहीं दिखा सकते। अब इसका मतलब है देखो, ये जो ईएमएफ लिखोगे इसको भी तो ऐसे लिखोगे फोरियर सीरीज में, साइन ओमेगा टी, E3 साइन 3 ओमेगा टी, E5 साइन 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन। अब इसकी जब फोरियर सीरीज लिख रहे हो तो किस वेरिएबल में लिख रहे हो? ओमेगा टी में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की लिखी थी तो वो थीटा में लिखी थी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे थीटा था। तो जब थीटा में लिख रहे हो या स्पेस के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो उसे कहते हैं स्पेस हार्मोनिक, और जब ओमेगा टी या टी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो इन्हें कहते हैं टाइम हार्मोनिक्स। तो क्या बात समझे भाई? कोई बता सकता है कि यहां से क्या एक हमने कंक्लूजन निकाला? हमने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि जब फ्लक्स डेंसिटी में स्पेस हार्मोनिक बनते हैं तो वो ईएमएफ में टाइम हार्मोनिक्स पैदा करते हैं। और यही मैंने बोला भी था पहले भी कि स्पेस वेरिएशन गिव्स राइज टू टाइम वेरिएशन। खासकर जब जनरेटर की बात करते हो तो हम वेरिएशन देखते हैं स्पेस से टाइम में, और जब मोटर की बात करते हैं तो टाइम से स्पेस में। और वैसे तो ये स्पेस टाइम जो है ना एक तरह से डुअल होते हैं, तो जो वेरिएशन स्पेस में होगा वही वेरिएशन टाइम में, जो वेरिएशन टाइम में होगा वही वेरिएशन स्पेस में। तो स्पेस में हार्मोनिक्स आ जाने से हार्मोनिक्स किस में आ गए? टाइम में। अब बात है फिर भी क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यहां से शुरू हो गई, क्योंकि जब ईएमएफ में हार्मोनिक्स आ गए तो जब ये जनरेटर किसी लोड को सप्लाई करेगा या किसी डिवाइस अप्लायंस को चलाएगा
तो ये सारे हार्मोनिक्स उस डिवाइस तक पहुंचेंगे। अगर ये सारे हार्मोनिक्स उस डिवाइस में एंटर कर गए तो वो डिवाइस का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है कि इन्वर्टर पे जब कभी लाइट पंखे चलाते हो तो उनकी परफॉर्मेंस खराब आती है, आवाज आती है, नॉइजी होता है ऑपरेशन। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इन्वर्टर का आउटपुट साइनोसॉइडल नहीं होता। अगर आउटपुट साइनोसॉइडल नहीं होगा, दैट विल कंटेन हार्मोनिक्स एंड हार्मोनिक्स विल मेक द मोटर ऑपरेशन नॉइजी। सेम वे में अगर जनरेटर से आने वाला आउटपुट जो तुम्हारे घर में पहुंच रहा है, जो पावर कंपनीज दे रही हैं, अगर वो साइनोसॉइडल नहीं हुआ तो तुम्हारे घर की सभी डिवाइसेस का ऑपरेशन खराब हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है हार्मोनिक्स का। तो इसमें लिखना स्पेस हार्मोनिक्स इन फ्लक्स डेंसिटी गिव राइज to time harmonics in EMF, and when this generator supplies a load, the harmonics in EMF are supplied to the load, which cause the load performance to deteriorate. Load performance to deteriorate. ठीक है, यहां तक समझ आया। अब क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला माइंड के अंदर कि भाई ईएमएफ कितना डेवलप होगा। ये तो क्लियर है कि फ्लक्स डेंसिटी के हार्मोनिक्स से हार्मोनिक्स आ गए ईएमएफ में, लेकिन क्या रिलेशन है दोनों के हार्मोनिक्स में, ये मैं जानना चाहता हूं। अब देखो क्या होता है कि सिंक्रोनस मशीन में रोटर हमारा रोटेट करता है एनएस से, या ये कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड घूमती है एनएस से, लेकिन जो कॉइल है, जो स्टेटर पे रखा हुआ कंडक्टर है, वो स्टेशनरी रहता है। अगर वो स्टेशनरी रहता है तो उल्टा एज्यूम कर लो कि रोटर स्टेशनरी है और ये कंडक्टर मूव कर रहा है। देखो मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं कि ये कंडक्टर की एक्चुअल स्पीड क्या है, 0 आरपीएम। लेकिन अब रोटर को अगर स्टेशनरी मान लोगे, ये मान लोगे कि रोटर की 0 आरपीएम है, तो कंडक्टर की उल्टी डायरेक्शन में मान सकते हो एनएस आरपीएम। तो दोनों में से एक चीज ले सकते हो, तो ब्लू वाला कॉम्बिनेशन एनएस और 0, या अगर रोटर का 0 तो स्टेटर का एनएस, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सिंपली, अगर मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट में आगे जा रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में तुम पीछे जाओगे। ठीक है, बेसिक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो एक और कंक्लूजन समझाता हूं। पहली बात एक चीज सोचो, ये जो रोटर है ना, ये एक परमानेंट मैग्नेट मान के चलो। ये सिर्फ एक परमानेंट मैग्नेट है जो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी? खुद सोचो, एक रोटर, एक परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैंने रख दिया, क्या इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड में समय के साथ कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। भाई एक परमानेंट मैग्नेट है, जब तक रखा रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब इस परमानेंट मैग्नेट को ट्विस्ट कर दो, क्या अब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी? हाँ भाई अब तो बदलेगी, क्योंकि अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अलोंग आएगी। पहले इस डायरेक्शन में मैक्सिमम थी, जैसे ही ये घूमा तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न तभी चेंज होगा जब रोटर रोटेट करने लगेगा। अब मैं ये कहूं कि भाई जैसे जैसे रोटर रोटेट करता है तो ये मैग्नेट के पोल्स घूमते हैं, या ये कह दो मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। इससे क्या समझे, रोटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये उतनी ही स्पीड से घूमेगा जितनी स्पीड से रोटर घूमता है, यानी ns। अब ये ब्लू वाले ग्राफ को तुमने तोड़ा है रेड और ग्रीन में। था तो मैग्नेटिक फील्ड ब्लू वाला ग्राफ ना, फोरियर सीरीज तो बस एक मैथमेटिकल टूल है, ऐसा थोड़ी है उसके अंदर 3 साइन 4 साइन रखे हैं, नहीं, एक ग्राफ है जिसको हमने कह दिया ये 4-5 ग्राफ के सम से बना है। लेकिन ग्राफ हमारे पास ब्लू वाला था, तो मैं ये कह रहा हूं ये ब्लू वाला ग्राफ चल रहा है कितनी स्पीड से, ns से। तो ब्लू वाले ग्राफ को जब रेड और ग्रीन में तोड़ोगे तो रेड और ग्रीन भी कितनी स्पीड से चलेंगे, ns से, क्योंकि भाई जहां जहां जाएगा ब्लू वाला ग्राफ वहीं जाएंगे रेड और ग्रीन वाले कर्व। अब इसको टेक्निकल भाषा में मैं क्या बोलूंगा कि द स्पेस हार्मोनिक्स ऑफ द रोटर रोटेट एट द सेम स्पीड एज द रोटर। व्हाई? बिकॉज द रोटर बिहेव्स एज अ परमानेंट मैग्नेट। तो अगला पॉइंट लिखो,
Since the field winding of synchronous machine is excited by a DC source, the rotor behaves as a permanent magnet and the rotor magnetic field rotates at the same speed as the rotor and the constituent harmonics also rotate at the same speed, which is actually synchronous speed. अगला point, hence the speed of space harmonics due to rotor is ns. ठीक है, यहां पे स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स रोटर के कितनी आएगी, ns आएगी. ठीक है, अब देखो जो लोग कभी भी मशीन पहले पढ़े हैं उनको यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि वो लोग पढ़े होंगे स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक होती है ns/n, लेकिन मैंने अभी लिखवाया है ns. ठीक है, अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बस अभी मेरे को इतने पे जज करो कि क्या मेरी बात तुम्हारी कॉमन सेंस को सूट करती है. अगर मेरी बात फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं कर रही, तुम्हारी कॉमन सेंस को समझ आ रही है, तो इसका मतलब बात बिल्कुल क्लियर है. ठीक है ना, मैं कुछ रटने की बात नहीं कर रहा हूं. अभी तुम जो रटे हो ns बाय ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक, वो तुमने रट रखा है पहली बात तो. ठीक है, उसका तुमसे भी अगर मैं अभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछूंगा तो नहीं होगा. इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी सिर्फ लॉजिकली सोचो. एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्पीड से घूम सकती है जब वो परमानेंट मैग्नेट घूमेगा, और जब ये ब्लू वाला कर्व आगे चलेगा तो इसको जब ब्रेक किया है दो कर्व्स में, तो ये कर्व भी दोनों आगे चलेंगे, और सारे के सारे कर्व एक साथ चलेंगे तो सभी की स्पीड होगी ns. बात यहां तक क्लियर हुई. अब वापस मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं. मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ईएमएफ को कैसे डिराइव करोगे फ्लक्स डेंसिटी की टर्म्स में. अब देखो दो तरीके हैं. पहली बात, मैंने जब ईएमएफ पहली बार पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था डिराइव करने के दो तरीके हैं. एक d∅dt से जा सकते हो और एक मोशनल ईएमएफ से. अब अगर मोशनल ईएमएफ से जाओगे तो कंडक्टर की स्पीड कितनी है, ns विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हर हार्मोनिक की मुझे मालूम है. तो एक पॉइंट लिखना, if we assume the rotor to be stationary, we can assume the conductor to rotate in a direction opposite to the rotor at synchronous speed. ठीक है, कंडक्टर उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा. तो एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई, सिंपली BLV. अब अगर मैं कहूं कि एक कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, या एक टर्न में कितना इंड्यूस होगा, देखो इसमें अगर BLV होगा जीरो एंगल पे तो 180 पे कितना होगा, माइनस BLV. अगर एक का BLV और एक का माइनस BLV तो डिफरेंस 2BLV. नहीं तो ऐसे सोच लो, एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं और दोनों का ईएमएफ अपोजिट होने से नेट ईएमएफ हो जाता है डबल. तो ईएमएफ कॉइल में कितना हो जाएगा, एक 2 NPH BLV. एक कॉइल में NPH टर्न्स होंगे तो 2 NPH BLV. तो अब मैं ऐसे ही कहता हूं nth हार्मोनिक का ईएमएफ कितना होगा, 2 NPH BNLV ये होगा. और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं nth हार्मोनिक की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, तो ये ईएमएफ की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है. यहां तक बात चमकी. ठीक है, कि किस तरह से मैं निकाल रहा हूं, एक कंडक्टर का BLV, दो कंडक्टर का 2 BLV, और ऐसे n टर्न्स का 2n BLV. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो तो ईएमएफ का भी क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, ये वाला ग्राफ अब रब कर दूं. अब देखो, लेकिन दूसरा तरीका तो फ्लक्स से भी हो सकता था, या पहले देखो इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं. एक बहुत बढ़िया बात यहां पे समझना, मैं ये कहता हूं अब कि nth हार्मोनिक का ईएमएफ बाय फंडामेंटल ईएमएफ कितना लिख सकते हो, Bn बाय B1, क्योंकि L तो L है कंडक्टर की लेंथ,
और वेलोसिटी कितनी है ns। ठीक है, तो अगर मैं ये कह दूं कि फ्लक्स डेंसिटी थर्ड हार्मोनिक की 20% है फंडामेंटल से, तो तुम कहोगे थर्ड हार्मोनिक का ईएमएफ भी 20% होगा फंडामेंटल से। बात क्लियर है? इतनी बात चमकी। आगे चलें। अब दूसरा तरीका तो ईएमएफ निकालने का ये भी हो सकता था एफ एन फाई एम, लेकिन ये क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है ना। अगर तुम्हें दोनों मेथड से ईएमएफ को कंपेयर करना है तो पहले पीक वैल्यू ले लो, तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू 4.44 होता है 2 पाई। और देखो जब मैंने ईएमएफ डिराइव करवाया था तो मैंने ये लिखा था कि एनएफ रख लोगे। अब ये समझ आया एनएफ क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जितने ऑर्डर का स्पेस हार्मोनिक होता है उतने ही ऑर्डर का हार्मोनिक किस में बनता है, ईएमएफ में। और ईएमएफ में थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 ओमेगा, फिफ्थ हार्मोनिक की 5 ओमेगा। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी एन से मल्टीप्लाई हो गई ड्यू टू स्पेस हार्मोनिक। और मैंने तुम्हें फाई एम का भी फॉर्मूला बताया था, bm dl बाय p, लेकिन nth हार्मोनिक के पोल्स होंगे np। बात समझ रहे हो? स्पेस हार्मोनिक में कितने पोल बनते हैं nth हार्मोनिक में, np। अब जरा कर लेना कंपेयर, n से n कटा, ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई, एक काम करो d को ना 2r लिख लो, 4 पाई f, सॉरी यहां पे 2 आता है, तो 4 पाई f बाय p इंटू nph इंटू dl/bn, ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने ईएमएफ वाले में डिराइव कराया था ना, 2bm dl/p होता है, लेकिन nth हार्मोनिक का bm होगा bn और पोल्स होंगे np। अब देखो सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 f/p, यही होती है। अगर रेडियन पर सेकंड में करोगे तो 4 पाई f/p, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये एक्चुअल में हो गई ओमेगा s। ठीक है, dl को लिख लो 2r, r इंटू ओमेगा होती है लीनियर वेलोसिटी। बात समझे? देखो सेम फॉर्मूला आ गया। मैंने सिर्फ क्या कहा है, रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड इज द लीनियर स्पीड, क्योंकि बीएलवी में v क्या होती है, लीनियर स्पीड मीटर पर सेकंड में, और ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड में। डायमीटर को लिख लिया ट्वाइस द रेडियस। यानी कि दोनों फॉर्मूले बात सेम ही कर रहे हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हमारी बात सेम कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्लक्स से ईएमएफ निकाला, अगर फ्लक्स से ईएमएफ निकाला तो nth हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, nth हार्मोनिक के ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया आरएमएस वैल्यू का 4.44 nf nph phi n। इसका मतलब अगर यहां से en/e1 निकाला जाए तो E1 के लिए n तो 1 रखोगे तो NF और F कटेगा तो n बचेगा। समझे? यानी कि अगर फ्लक्स की टर्म्स में लेते हो तो ईएमएफ सीधा फ्लक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आया, एक n का फैक्टर भी आया, और फ्लक्स डेंसिटी में लिया तो कोई n का फैक्टर नहीं बना, क्योंकि देखो ये जो ईएमएफ में n का फैक्टर था ना, ये फ्लक्स में n से कट गया था। लेकिन अगर तुम्हें मैं बोल दूं, एक एग्जांपल लेता हूं, देखो छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कहता हूं थर्ड हार्मोनिक का फ्लक्स डेंसिटी 20% है फंडामेंटल के, यानी B3/B1 कितना है 0.2, तो E3/E1 भी होगा 0.2। लेकिन यही क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं थर्ड हार्मोनिक का फ्लक्स है 20%, तो φ3/φ1 है 0.2, लेकिन n की जगह 3 रखोगे तो 0.2 इंटू 3 हो जाएगा 0.6।
यानी अगर फ्लक्स में 20% हार्मोनिक है तो ईएमएफ में 60% बन रहा है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी में अगर 20% है तो ईएमएफ में 20% ही हार्मोनिक बनेगा। तो क्वेश्चन में जब हार्मोनिक ईएमएफ निकालोगे, इस बात का खासा ख्याल रखोगे जो हार्मोनिक गिवन है वो फ्लक्स की टर्म्स में है या फ्लक्स डेंसिटी। तो मैंने क्या बोला एज एन एग्जांपल कि इफ phi3 is 20% of phi1, ऑब्वियसली phi1 से तो कम ही होगा, तो हम कहेंगे E3/E1 is 3 into 0.2 यानी कि 0.6। लेकिन अगर B3 20% ऑफ B1 गिवन होता तब E3/E1 आता सिंपली 0.2, तब ये n का फैक्टर यहां नहीं आता है। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो इस तरह से दो तरह से मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता हूं। तो तुम ये भी कह सकते हो कि फ्लक्स में जो भी परसेंटेज है हार्मोनिक की, उससे ज्यादा हार्मोनिक किस में बन जाता है, ईएमएफ में। इसीलिए स्पेस हार्मोनिक डेंजरस होते हैं कि फ्लक्स में अगर हार्मोनिक्स आ रहे हैं तो दे विल गिव राइज टू हार्मोनिक्स इन ईएमएफ, और वो हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, द परसेंटेज ऑफ हार्मोनिक in EMF and flux density is same, whereas the percentage of harmonic is higher in EMF as compared to flux, is higher in EMF as compared to flux। और ये एग्जांपल उसके नीचे नोट कर लेना। ठीक है, तो समझे अब कि किस तरह से स्पेस हार्मोनिक्स हमें नुकसान कर रहे हैं। ये बात भी समझ आई कि nth हार्मोनिक का ईएमएफ कैसे निकालना है। ठीक है, अगर फ्लक्स की टर्म्स में गिवन है तो एनएफ का यूज करना है, फ्लक्स डेंसिटी की टर्म्स में गिवन है तो सिंपली बीएलवी से जा सकते हो, तब कोई एन का फैक्टर एक्स्ट्रा लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अब देखो ईएमएफ में जो हार्मोनिक आएंगे वो वही हार्मोनिक होंगे जो फ्लक्स डेंसिटी में प्रेजेंट थे, यानी कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक्स ईएमएफ के अंदर भी रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, और मैंने अभी ये बताया कि जितने भी स्पेस हार्मोनिक रोटर बनाएगा वो सारे कितनी स्पीड से घूमेंगे, वो सारे घूमेंगे रोटर की स्पीड से, यानी कि एनएस स्पीड से। तो अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी इस बारे में कि ये जो ईएमएफ के अंदर हार्मोनिक्स आ चुके हैं, तो हार्मोनिक्स इन ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ में अगर फंडामेंटल कंपोनेंट ऐसा है EM1 साइन ओमेगा टी, सेकेंड सॉरी बी वाले में फंडामेंटल क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस लेके चलते हैं ना हमेशा। मैंने ये चीज कंस्ट्रक्शन के दौरान भी बताई थी कि फेज सीक्वेंस रिवर्स कब होता है, जब रोटर ही उल्टा घूमने लगे, साइन ओमेगा टी प्लस 120। लेकिन अब जब थर्ड हार्मोनिक की बात करते हो, ये सारी चीजें एक बार ट्रांसफॉर्मर में भी देख चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको काफी टाइम हो गया होगा पढ़े हुए, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। थर्ड हार्मोनिक में मैक्सिमम वैल्यू तो डिफरेंट होगी, बस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 3 ओमेगा टी। ऐसे ही जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे आर्ग्यूमेंट को तो ये 3 ओमेगा टी माइनस 360 बनेगा, 360 को 0 डिग्री लिख सकते हो। ऐसे ही अगेन सी वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ओमेगा टी प्लस 360, उसको भी क्या लिख सकते हो, 3 ओमेगा टी। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ हार्मोनिक की, क्योंकि सारे ऑड आएंगे ना, ये तो क्लियर है हाफ वेव सिमेट्री की वजह से। EA5 होता है EM5 साइन 5 ओमेगा टी, EB5 हो जाएगा EM5 साइन 5 ओमेगा टी माइनस 600, जो कि हो जाता है EM5। 600 को क्या लिख सकते हो, 720 माइनस 120, तो माइनस माइनस प्लस, और EC5
साइन 5 ओमेगा टी प्लस 600, प्लस 600 को लिख सकते हो 720 माइनस 120, तो 720 तो रिमूव हो जाएगा, बचेगा बस माइनस 120। सेम वे में अगला हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक में लिखोगे EA7 इज EM7 साइन 7 ओमेगा टी। पूरे आर्ग्यूमेंट को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 ओमेगा टी माइनस 840 यानी माइनस 720 माइनस 120, और प्लस 120 में 7 ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है ना? इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे 840 आएगा, 840 को 720 प्लस 120 लिख लोगे। तो हम ये जानते हैं कि थर्ड हार्मोनिक में कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, तो इसको कह देते हैं जीरो सीक्वेंस। फिफ्थ हार्मोनिक में ACB चलता है, इसीलिए नेगेटिव सीक्वेंस, और सेवेंथ हार्मोनिक में ABC चलता है, इसीलिए पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक है ना? तो ये तीन सीक्वेंस हमारे जनरेट होते हैं हार्मोनिक्स के अंदर। 6k माइनस 1 वाले सभी हार्मोनिक होते हैं नेगेटिव सीक्वेंस, 6k प्लस 1 वाले होते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, और 3 के मल्टीपल यानी 3k वाले होते हैं जीरो सीक्वेंस। तो तीन तरह के हार्मोनिक्स होते हैं। 3k को बोलते हैं ट्रिप्लिन, 6k माइनस 1 और 6k प्लस 1। k को 1 2 3 ऐसी वैल्यूज दे सकते हो, जैसे k को 1 रखोगे तो 6k माइनस 1 बना 5, और k को 1 रखोगे तो 6k प्लस 1 बनेगा 7। ठीक है? और हर हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी उसके ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो रखी है। थर्ड हार्मोनिक में 3 ओमेगा, फिफ्थ में 5 ओमेगा, और सेवेंथ में 7 ओमेगा। अब देखो क्या होता है कि यहां तक तो हमें क्लियर है हार्मोनिक्स का जो भी सीक्वेंस बनता है। यही चीज मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी बताई थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के बारे में। अब क्या होता है कि दो तरह के कनेक्शन हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर में करते थे स्टार और डेल्टा। सेम वे में सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर के दो कनेक्शन हो सकते हैं। आर्मेचर माने जो स्टेटर है, स्टेटर के दो कनेक्शन हो सकते हैं, स्टार या फिर डेल्टा। तो पहले बात कर लेते हैं स्टार कनेक्टेड आर्मेचर की। तो इसके अंदर ना एक पॉइंट ये लिख लो, ट्रिप्लिन हार्मोनिक्स डू नॉट हैव अ फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री and hence they are unbalanced, whereas the fifth and seventh harmonics are balanced. Fifth and seventh harmonics are balanced. ठीक है? तो स्टार कनेक्टेड आर्मेचर में क्या होगा, देखो इस तरह से दिखाओगे। मैंने ये भी बताया था ट्रांसफॉर्मर में कि थर्ड हार्मोनिक को जो है ना, एक डीसी बैटरी से भी दिखा सकते हो चाहो तो, क्योंकि उसके अंदर सेम फेज होता है तीनों का। मैं Z3 क्यों लिख रहा हूं भाई? छोटी सी बात सोचो, Z3 क्यों लिख रहे हो? Z3 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जब R प्लस जे ओमेगा L होगा तो वहां ओमेगा पुट करना पड़ेगा, और थर्ड हार्मोनिक के लिए जो ओमेगा आएगा वो 3 टाइम्स आएगा। इसका मतलब है हर हार्मोनिक की इंपेडेंस अलग अलग होती है। ठीक है? अब इसके अंदर देखो दो पॉसिबिलिटी होती है, जैसे ट्रांसफॉर्मर में था, अगर याद कर पाओ थोड़ा सा तो बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, एक तो न्यूट्रल ग्राउंडेड और एक न्यूट्रल अनग्राउंडेड। पहले मैं यहां Z3 भी लिख देता हूं ताकि आगे के लिए कंफ्यूजन ना हो। R प्लस जे 3 ओमेगा इंटू एल। अब हम क्या जानते हैं, अगर न्यूट्रल यहां ग्राउंडेड रहता है तो यहां से करंट चलता है I3, I3 और I3, और ये तीनों ही करंट बराबर होते हैं क्योंकि अभी हमने प्रूव किया जीरो सीक्वेंस या थर्ड हार्मोनिक करंट सभी फेज में बराबर आएगा। वोल्टेज किया था ना, सेम वे में करंट भी कर सकते हो, बस E की जगह I लिख देना, इससे ज्यादा क्या करना है। तो इसका मतलब है न्यूट्रल में कितना करंट आएगा, 3I3।
तो हम क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक current can exist with neutral grounding, जिसमें कि न्यूट्रल का करंट आता है 3i3। थर्ड हार्मोनिक सिर्फ न्यूट्रल ग्राउंडिंग के साथ ही करंट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगली चीज देखो, हम क्या कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज का जो थर्ड हार्मोनिक है वो कैसे निकालोगे, फेज का थर्ड हार्मोनिक का डिफरेंस। अब ये जो थर्ड हार्मोनिक है फेज में ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि थर्ड हार्मोनिक्स आर आइडेंटिकल। थर्ड हार्मोनिक्स आर आइडेंटिकल, हमेशा सभी फेजेस के थर्ड हार्मोनिक बराबर होते हैं, जिसकी वजह से VAB3 आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइन वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन। ठीक है, इसके नीचे लिख भी सकते हो, थर्ड हार्मोनिक डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइन वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन। करंट में सिर्फ कब एग्जिस्ट करेगा, अगर न्यूट्रल ग्राउंडिंग दोगे, और वोल्टेज में फेज में तो एग्जिस्ट कर सकता है बट लाइन में नहीं। तो एक पॉइंट ऐसे लिख लेना, थर्ड हार्मोनिक कैन एग्जिस्ट इन फेज वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन but not in line voltage, due to cancellation, इससे ना एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट निकलने वाला है, इसीलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी बनती है डेल्टा कनेक्टेड आर्मेचर की। उसमें भी सिर्फ थर्ड हार्मोनिक के बारे में बात कर रहा हूं। ये तो समझ आ रहा है ना थर्ड हार्मोनिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि ये अकेला ऐसा हार्मोनिक है जो कि अनबैलेंस रहता है। तो देखो ये Z3 हो गए। अब तो Z3 का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, जैसे A P, या एक काम करो प्लस माइनस एक्सचेंज कर लो, प्लस माइनस B प्लस माइनस C प्लस माइनस A। तो तीन वोल्टेज हो गई AB BC और CA। अब देखो हम क्या जानते हैं, जैसा मैंने ट्रांसफार्मर में भी बोला था कि जब थर्ड हार्मोनिक EMF में आ जाए तो एक सर्कुलेटिंग करंट एस्टैब्लिश हो जाता है। कैसे, देखो ये होगा IAB3, IBC3 और ICA3। अब ये थर्ड हार्मोनिक चाहे करंट में हो या वोल्टेज में हमेशा तीनों फेज में बराबर ही होता है। इसको हमने कह दिया I3। अगर ये तीनों करंट बराबर हैं तो थर्ड हार्मोनिक इस टाइप से लूप में घूमेगा। अगर ये लूप में घूमेगा, तुम अगर VAB3 निकालना चाहोगे, पहले तो I3 निकाल लेते हैं। लूप में लगाओ जरा KVL, E3 माइनस I3Z3 प्लस E3 माइनस I3Z3 प्लस E3 माइनस I3Z3। तो अगर यहां से सॉल्व करोगे तो I3 आएगा E3 बाय Z3। अब यहां से जरा लगाओ KVL, VAB में अगर थर्ड हार्मोनिक निकालते हो तो इट इज E3 माइनस I3Z3, और I3Z3 तो खुद E3 है तो इट इज 0। तो इससे हम क्या समझे, देखो डेल्टा में ये चीज मैंने ट्रांसफार्मर में भी पहले भी बताई है कि डेल्टा में थर्ड हार्मोनिक करंट लूप में फ्लो करता रहता है, जिस कारण से थर्ड हार्मोनिक EMF
कैंसिल हो जाता है ना, वो बाहर नहीं दिखता। यहां VAB को ही फेज बोलोगे और इसी को लाइन बोलोगे, तो थर्ड हार्मोनिक डेल्टा में ना तो फेज में दिखता है ना ही लाइन में। तो ये पॉइंट लिख लेना, इन डेल्टा कनेक्शन द थर्ड हार्मोनिक करंट circulates in a loop and compensates the third harmonic EMF in terms of voltage drop. So third harmonic does not appear in phase voltage or in line voltage. ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, थर्ड हार्मोनिक डेल्टा में ना फेज में आता ना ही लाइन में। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो अब कि अगर ओवरऑल आरएमएस निकालना हो कभी भी ईएमएफ का, तो स्टार कनेक्शन में कैसे निकलता है? स्टार कनेक्शन में ऐसे निकलता है, EPH1 स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं ना हार्मोनिक्स को कैसे ऐड करते हैं, √A² प्लस B² करके, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल होते हैं सारे, ये ऐसे निकलेगा। और लाइन में, अब देखो लाइन में ये ध्यान रखना है, स्टार है तो सीधा ऐसे मत कह देना √3 EPH होगा, लाइन में हमें ये ध्यान रखना है कि थर्ड हार्मोनिक गायब रहता है। ठीक है, तो EPH5 स्क्वायर, EPH7 स्क्वायर, अब 9 भी मत ले लेना, थर्ड के सारे मल्टीपल गायब रहेंगे, और अब इसको √3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये ध्यान रखो, इन स्टार कनेक्शन लाइन में थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा तो EPH3 वाला टर्म तुम्हें गायब करना पड़ेगा। अब ऐसे ही बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन में हम एक चीज जानते हैं कि स्टार लाइन और फेज सेम होता है, तो EPH इक्वल टू EL इक्वल टू, इसमें किसी में भी थर्ड हार्मोनिक नहीं आता, तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, आगे चलता रहेगा। 9 भी मत लेना क्योंकि थर्ड का मल्टीपल है, तो अगला लोगे 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, इस तरह से चलोगे। 3 के मल्टीपल वाले और इवन वाले सारे स्किप करते जाओगे, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री से वैसे भी इवन हार्मोनिक नहीं आ पाता है। तो कभी भी ओवरऑल ईएमएफ पूछेगा तो हार्मोनिक्स के साथ ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब देखो ऐसी जनरल मैं पूछूंगी थर्ड हार्मोनिक क्यों कंसीडर करते हैं, तो क्या क्या रीजंस दे सकते हो? तो ये बोलोगे सबसे पहले तो मोस्ट डोमिनेंट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कोफेजल है, यानी कि ये अनबैलेंस्ड है। और तीसरा, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है इस वजह से ये इंटरफेरेंस करा देता है आसपास की कम्युनिकेशन लाइन में, यानी उनके अंदर डिस्टरबेंस आने लगती है, कम्युनिकेशन लाइन सही काम नहीं कर पाती अगर जनरेटर या पावर सिस्टम से कोई थर्ड हार्मोनिक जनरेट होता है। अब यहां तक हमें क्लियर हो गया ईएमएफ कैसे निकाला जाएगा। अब बताओ जरा ईएमएफ nth हार्मोनिक का कैसे लिखते हो? 4.44 NF NPH phi n KPN और KDN। nth हार्मोनिक का ईएमएफ ऐसे लिखोगे। ठीक है, और मैंने इसके अलावा क्या बता दी है बात, EPHN by EPH1 क्या होगा, ये होगा BN by B1, और अगर वाइंडिंग फैक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो KWN by KW1। ऐसे ही दूसरा तरीका EPHN by EPH1, मैंने बताया N phi N by phi 1, और वाइंडिंग फैक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो KWN by KW1। ठीक है, अगर फ्लक्स की टर्म्स में लोगे तो N भी लेना पड़ेगा, और फ्लक्स डेंसिटी की टर्म्स में लोगे तो ये N का फैक्टर नहीं आता है। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब इसके बाद लिखना एडवांटेजेस ऑफ स्टार कनेक्टेड आर्मेचर। एडवांटेजेस ऑफ स्टार कनेक्टेड आर्मेचर, ज्यादातर जो आर्मेचर लिया जाता है ना वो स्टार कनेक्टेड ही लेते हैं,
तो उसके एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लिखना, थर्ड हार्मोनिक डज नॉट एग्जिस्ट इन लाइन वोल्टेज। अभी हमने प्रूफ किया है कि थर्ड हार्मोनिक लाइन वोल्टेज में गायब रहता है। अगला, देयर इज नो सर्कुलेटिंग करंट। डेल्टा में I3 थर्ड हार्मोनिक करंट सर्कुलेटिंग आता है ना, स्टार में नहीं आता है। अगला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल टर्मिनल वी कैन डिटेक्ट अर्थ फॉल्ट इन अ जनरेटर। तो जब पावर सिस्टम पढ़ोगे ना तो ये देखोगे अर्थ फॉल्ट क्या होता है, और पावर सिस्टम के अंदर अर्थ फॉल्ट से बचने का तरीका यही होता है कि न्यूट्रल में रिले को प्लेस किया जाए। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि न्यूट्रल आने से अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हो, और वहीं डेल्टा में न्यूट्रल ना होने से ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड होती। इसलिए ज्यादातर क्या होता है ना, जब तक सिंक्रोनस मशीन का कनेक्शन ना गिवन हो उसको स्टार कनेक्शन मान के चल सकते हो। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, if connection of a synchronous machine is not specified, assume it to be star connected। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या समझ आया, ये ईएमएफ वाला तो क्लियर हुआ। हमने क्या पढ़ा, स्पेस हार्मोनिक से करस्पॉन्डिंग टाइम हार्मोनिक जनरेट हो जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है n इंटू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और मैंने एक चीज क्या बताई इंपॉर्टेंट, कि स्पेस हार्मोनिक जो रोटर बनाएगा वो रोटर के साथ साथ ही घूमेंगे, तो सभी कितने से घूमेंगे, ns से। तो ये पॉइंट भी लिख लो भले इंपॉर्टेंट पॉइंट करके, स्पीड ऑफ स्पेस हार्मोनिक इन सिंक्रोनस मशीन इक्वल टू ns। ठीक है, अब एक काम करो, इस पे ना एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन लिखना, अ 4-पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर, a 4-pole 50 hertz synchronous generator has 48 slots in which double layer winding is wound. 48 slots in which double layer winding is wound. Each coil has 10 turns and is short pitched by 36 degree. The fundamental flux per pole is 0.025 Weber and fifth harmonic flux is 20% of fundamental. Fifth harmonic flux is 20% of fundamental. पहला क्वेश्चन, फाइंड लाइन टू लाइन वोल्टेज इन 3-phase कनेक्शन। अगला, लाइन टू लाइन वोल्टेज इन 2-phase कनेक्शन। और तीसरा, फिफ्थ हार्मोनिक ईएमएफ इन 3-phase कनेक्शन। ठीक है, फिफ्थ हार्मोनिक ईएमएफ इन 3-phase कनेक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके रखना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि स्पेस हार्मोनिक्स इंडक्शन मशीन में कैसे आते हैं और वो सिंक्रोनस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सिंक्रोनस का उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। अब ये भी क्लियर होगा कि nth हार्मोनिक जो ईएमएफ में ले रहे हैं वो आया कहां से। ठीक है ना, तो बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हार्मोनिक्स वाला टॉपिक अगर अच्छे से समझ लोगे तो जितने भी क्वेश्चन हार्मोनिक्स पे बेस्ड हो, भले ही सिंक्रोनस हो या इंडक्शन हो, वो इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।